तो बिहार में वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और अब हर तरफ बस एक ही सवाल है, सरकार किसकी बनेगी? बिल्कुल। राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल है, नेताओं की धड़कनें वो तो बढ़ी ही हुई हैं और बिहार का जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद है। और 14 नवंबर का इंतजार हो रहा है और ये इंतजार हमेशा की तरह बिहार में बहुत दिलचस्प होता है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि बिहार का चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल तो होता नहीं है। ये हमेशा से सामाजिक समीकरण, जमीनी मुद्दे और एक बहुत ही जागरूक वोटर की कहानी रहा है। सही कहा। तो चलिए आज इन्हीं एग्जिट पोल्स की थोड़ी चीर फाड़ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हवा है इसका रुख किस तरफ है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ नंबर नहीं बता रहे। वही तो, वो नंबरों के पीछे छिपी वोटर की सोच की एक झलक भी दे रहे हैं। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि क्या ये चुनाव सिर्फ एक सीधी लड़ाई थी, निरंतरता और बदलाव के बीच की, हाँ, या फिर ये बिहार में किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की एक तरह से शुरुआत है? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि ये एग्जिट पोल सिर्फ जीत हार का अनुमान नहीं है। ये तो बिहार के अगले 5 साल की पटकथा का पहला ड्राफ्ट है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं मैदान के 3 मुख्य खिलाड़ियों से। एक तरफ थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। हाँ, और उनका पूरा कैंपेन विकास के नारे के इर्द गिर्द बुना गया था। और दूसरी तरफ थे तेजस्वी यादव और महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। उनका नारा था बदलाव। उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया और सीधे सीधे युवाओं को साधने की कोशिश की। और इन दोनों के बीच इस बार एक तीसरा और बहुत ही दिलचस्प नाम था। हाँ, प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी। बिल्कुल, उन्होंने पारंपरिक राजनीति से हटकर एक बिल्कुल नया मॉडल पेश किया। और यहीं पर ये चुनाव असाधारण हो जाता है ना? हाँ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 गठबंधनों के बीच नहीं रह गई। प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने इसे एक त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। एक तीसरा विकल्प दे दिया वोटरों को। सही बात है, एक ऐसा विकल्प जो न तो पूरी तरह सत्ता के साथ था और न ही पारंपरिक विपक्ष के साथ। अब ये देखना सबसे अहम होगा कि उनके इस नए रास्ते ने किसके वोट बैंक में ज्यादा सेंध लगाई है। ये तो है, और हमारे स्रोत भी यही इशारा कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव था वो सिर्फ बड़े बड़े नारों या क्या कहते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड पर नहीं लड़ा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट देते वक्त लोगों के दिमाग में उनके अपने निजी अनुभव ज्यादा हावी थे। हाँ, और जब हम जमीन से आ रही आवाजों को सुनते हैं जो हमारे स्रोतों ने इकट्ठा की हैं, तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। क्या कह रही हैं ये आवाजें? ये आवाजें बहुत कुछ कहती हैं। जैसे एक तरफ किसानों का एक समूह कहता है कि भैया जिसने काम किया है, सड़क बनाई, बिजली दी, वोट तो उसी को देंगे। अच्छा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवाओं की प्राथमिकता एकदम साफ थी। क्या थी? डिग्री लेके बैठे हैं, जिसने रोजगार दिया वही लौटेगा। और महिलाओं की चिंता भी, वो भी उतनी ही स्पष्ट थी। सुरक्षा चाहिए, खोखले नारे नहीं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एक विरोधाभास नजर आता है। हाँ, वो तो है। एक तरफ किसान काम को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को सराह रहे हैं, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ युवा रोजगार मांग रहे हैं, जो तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा चुनावी वादा था। बिल्कुल। और महिलाएं सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही व्यक्तिगत और रोजमर्रा का मुद्दा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वोटर बटा हुआ था, हर वर्ग की अपनी प्राथमिकता थी। फिर ये एग्जिट पोल एक तरफ कैसे झुक गए? यही तो राजनीति का मनोविज्ञान है। हाँ। एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि विकास का जो ठोस और दिखाई देने वाला वादा है, वो शायद रोजगार के भविष्य के वादे पर भारी पड़ गया। अच्छा, ये एक दिलचस्प एंगल है। मिलने वाला राशन, ये सब एक वर्तमान की सच्चाई है, एक ठोस अनुभव है। हाँ, जिससे लोग महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। जबकि 10 लाख नौकरियां एक भविष्य का वादा है। हो सकता है कि अनिश्चितता के माहौल में वोटर ने उस चीज को चुना जिसे वो छू सकता है, महसूस कर सकता है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि इसका मतलब है कि लोगों ने जमीनी डिलीवरी को ज्यादा वजन दिया। तो ये तो हुई जमीन की बात कि वोटर क्या सोच रहा था, लेकिन ये सोच आंकड़ों में कैसे बदली? हाँ, अब आते हैं नंबरों पर। 243 सीटों के लिए एग्जिट पोल की पहली तस्वीर क्या कहती है? देखिए, आंकड़े चौंकाने वाले तो हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार एनडीए को लगभग 150 सीटों का एक स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। 150? ये तो बहुमत के 122 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बढ़त है। और महागठबंधन का क्या हाल है? महागठबंधन लगभग 85 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 85?
ये तो उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। असली कहानी यही छिपी है। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो सबसे पहले एनडीए के लिए। उनके लिए तो मतलब ये उनके विकास के एजेंडे पर जनता की एक मजबूत मोहर होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ नीतीश कुमार के काम पर मोहर है, या इसमें वो जो मोदी फैक्टर की बात होती है, डबल इंजन सरकार, हाँ, उसका भी बड़ा हाथ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दिलचस्प बात ये है कि स्रोतों के अनुसार ये भरोसा सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि राशन, सड़क और बिजली जैसी जो जमीनी योजनाएं हैं उनके सफल वितरण पर टिका है। हाँ, ये दिखाता है कि डबल इंजन का नारा अब लोगों के लिए सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं है, बल्कि एक ठोस, एक व्यक्तिगत अनुभव बन चुका है। अच्छा, मतलब जब केंद्र और राज्य की योजनाएं मिलकर किसी की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं, तो उसका असर वोटिंग पैटर्न पर साफ दिखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई एनडीए की बात। अब महागठबंधन पर आते हैं। 85 सीटें, सतह पर तो ये एक बड़ी हार लगती है, लेकिन क्या इन आंकड़ों में कोई और कहानी भी छिपी है? देखिए, 85 सीटों पर सिमटना निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा कि तेजस्वी यादव की जो युवा लहर थी और रोजगार का इतना बड़ा मुद्दा, वो आखिर जमीन पर वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाया? हाँ, यही सवाल है। क्या उनके वादे की विश्वसनीयता पर सवाल था, या फिर एनडीए का जो सामाजिक समीकरण था वो उन पर भारी पड़ गया? शायद ये भी सोचना होगा कि क्या लालू यादव की पुरानी लोकप्रियता का असर अब कम हो रहा है? ये कुछ बहुत गंभीर सवाल है जिनका जवाब उन्हें खोजना होगा। सही बात है। और अब बात करते हैं उस सबसे दिलचस्प पहलू की। जन स्वराज की 8 सीटें। हाँ, संख्या में ये कम लग सकती हैं, लेकिन राजनीतिक संदेश के लिहाज से इनका क्या महत्व है? राजनीतिक संदेश के लिहाज से ये 8 सीटें शायद 80 सीटों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। सोचिए, पहली बार चुनाव लड़ रही किसी पार्टी के लिए बिना किसी बड़े गठबंधन या पुराने चेहरे के 8 सीटें जीतना, ये एक असाधारण उपलब्धि है। एक भूचाल की तरह है तो। हाँ, ये बिहार की राजनीति में एक भूचाल की तरह है। ये साबित करता है कि यहाँ एक तीसरी तरह की राजनीति के लिए जबरदस्त भूख और जगह मौजूद है। तीसरी तरह की राजनीति से आपका क्या मतलब है? क्या ये जाति और परिवारवाद से अलग है? बिल्कुल, ये उन पारंपरिक समीकरणों को चुनौती देती है। हमारे स्रोत ये इशारा करते हैं कि जन स्वराज ने जो सीटें जीती हैं, वहाँ उन्होंने किसी एक जाति के वोट बैंक पर निर्भर नहीं किया। तो फिर कैसे जीते? उन्होंने मुद्दों और जमीनी जुड़ाव के आधार पर अलग अलग समुदायों से वोट बटोरे हैं। कैसे? प्रशांत किशोर का महीनों तक पदयात्रा करना, लोगों के बीच रहना और हाइपर लोकल समस्याओं को उठाना। हाँ, ये एक ऐसा मॉडल है जिसे बिहार ने पहले इस पैमाने पर नहीं देखा था। इन 8 सीटों ने जन स्वराज को बिहार की राजनीति में एक ऐसी ताकत बना दिया है जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। क्या? हम सबको ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, अंतिम परिणाम नहीं। हाँ, ये चेतावनी बहुत जरूरी है। एग्जिट पोल एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होते। कई बार गलत भी साबित हुए हैं। बहुत बार। सैंपल साइज, मार्जिन ऑफ एरर और कई दूसरे कारक होते हैं जो नतीजों को बदल सकते हैं। असली तस्वीर तो 14 नवंबर को ही साफ होगी जब ईवीएम खुलेंगी। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम संक्षेप में देखें तो एग्जिट पोल एनडीए को 150 सीटों के साथ एक आरामदायक बहुमत दे रहे हैं, जिसका आधार जमीनी योजनाओं की सफल डिलीवरी लगता है। हाँ, महागठबंधन 85 सीटों के साथ दौड़ में काफी पिछड़ता दिख रहा है, जो उनके लिए आत्ममंथन का समय है और में एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में दस्तक दे रही है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। ये चुनाव सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। सोचने वाली बात यह है कि क्या जन स्वराज का ये उदय बिहार की उस पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति के अंत की शुरुआत है। मतलब जो राजनीति अब तक एनडीए और महागठबंधन के 2 खेमों में बंटी हुई थी, हाँ, क्या ये उसका अंत है? हाँ, और ये सवाल सिर्फ बिहार के लिए नहीं है ना? क्या हम ये ट्रेंड देश के दूसरे हिस्सों में भी देख रहे हैं, जहां नए खिलाड़ी या क्षेत्रीय पार्टियां पारंपरिक गठबंधनों को चुनौती दे रही हैं? यही असली सवाल है। क्या भविष्य में बिहार की राजनीति सिर्फ गठबंधनों के गणित के बजाय मुद्दों, जमीनी जुड़ाव और नए राजनीतिक मॉडल्स पर केंद्रित होगी? इस सवाल का जवाब ही बिहार की राजनीति की अगली दिशा तय करेगा, और इसका असर हमें आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगा। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो हमें सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता चलेगा, बल्कि इस बड़े सवाल का जवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा।